नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम जो सब्जेक्ट में जो हमने स्टार्ट किया था ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसका हम तीसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का तीसरा लेसन। इस तीसरे लेक्शन में क्या इस चैप्टर का नाम है, इसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जान लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं और इस लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, या फिर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराने हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप, है ना। हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप का नाम है वो डिप्लोमा एजुकेशन पॉइंट के नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जितने भी नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए हम पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अपना पहला टॉपिक हमको क्या दे रखा है। सबसे पहला टॉपिक हमको दे रखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हिंदी में बोलते हैं जड़ता गुण। इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। किसी निश्चित अक्ष के परितः अबाउट घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु का गुणन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी निश्चित अक्ष है, आपके तीन अक्ष होते हैं। एक हमारे पास एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। ये कह रहा है कि आपके पास तीन क्या है, निश्चित अक्ष हैं, उनके परितः घूमती हुई कोई भी वस्तु, जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे पास एक्स अक्ष है, इसके एक्स अक्ष के परितः, ये मतलब कि कोई बॉडी क्या है, घूम रही है। ठीक है, तो उस बॉडी का क्या एक गुण बता रहा है। ये एक ऐसा गुण होता है जो उसकी जो रोटरी मोशन ना, रोशनी रोशन में क्या करता है, या तो परिवर्तन कर देता है, या फिर उसको क्लॉकवाइज घूम रही होती है तो एंटी क्लॉकवाइज में परिवर्तन कर देता है कुछ ना कुछ, या फिर उसको घूमने से क्या करता है, इसका विरोध करता है। वस्तु का गुण, यह गुण क्या कहलाता है, घूर्णन अक्ष के परितः मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इंग्लिश में क्या इसको कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस अपोज चेंज इन इज सर्कुलर मोशन इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें भी इसने डेफिनेशन में वही कहा है। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं क्या होता है। अब वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन करके या फिर करने का विरोध करता है, इनर्शिया कहलाता है। मतलब कोई भी बॉडी है, उसका ऐसा गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन कर ले। ठीक है, ये करने का क्या करती है, वो विरोध करती है, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। जान लेते हैं मूवमेंट क्या होता है। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः चारों ओर गति करता है, उसे हम मूवमेंट कहते हैं। कोई भी बॉडी है, किसी भी अक्ष के परितः चारों ओर क्या करती है, और रोटेशन गति करती है। मतलब कि परितः का मतलब ही जो होता है कि आपके पास कोई एक्सिस है, इसके अबाउट आप क्या कर रहे हैं, कोई भी मोशन कर रहे हैं या करा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परितः बोलते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पेज में जान लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन। किसी एक्सिस या फिर अक्ष के सापेक्ष एक पिंड का द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान मास तथा अक्ष की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये कह रहा है, इस देखो डेफिनेशन इसकी थोड़ा डिफिकल्टी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो चैप्टर की डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट मतलब, बट इसको समझोगे तो आपको ये काफ़ी इजी लगेगी। ये कह रहा है कि कोई भी एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है, एक पिंड का द्रव्यमान, कोई भी एक्सिस है और इस पिंड का कोई मास होगा, द्रव्यमान। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण उसके मास, मतलब कि जो भी, मतलब कि वो इसको रोटेट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो उसकी अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसी को तुम क्या कहते हैं, या विरोध करता है, उसी को तो कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उस जो बॉडी है उसके अबाउट रोटेटिंग मोशन कर रही है, तो उसका बॉडी का कुछ मास होगा। तो मास तथा अक्ष की जो भी अक्ष, यहाँ से अक्ष से, और जो बॉडी की कोई भी डिस्टेंस होगी ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये बॉडी है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो उस डिस्टेंस के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि कोई भी बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन कर रही है, तो उस मोशन का कर रही है, तो उस बॉडी का कुछ मास होगा। मास हमने मान लिया एम है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, वो बॉडी है वो एक्सिस से कुछ दूरी पे होगी। मान लिया हमने कोई भी बॉडी, अगर हम मान लेते हैं, अगर एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं तो वाई होगी। ठीक है, और वाई के अबाउट निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स होती है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन समझ लेते हैं। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ऑन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, यही इसने इंग्लिश में भी डेफिनेशन ने यही बताया है।
तो देख लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक अक्ष, एक ये अक्ष है, ठीक है, ये एक्सिस है एक, और हमारे पास एक एक्सिस हमारे पास ये वाली है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। अगर ये इसके अबाउट मोशन करेगी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो लेते हैं वाई से, अगर हम वाई की ओर लेंगे तो हमारे पास एक्स ही तो होती है, ये वाली एक्स हो जाती है, ये वाली एक्स, ठीक है, ये वाली जो एक्स दे रखी है ये वाली, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है। और वाई की अगर हम एक्स की ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो वाई में चलती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि मास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात कर रहे हैं, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, ये तो बॉडी का क्या हो गया, मास हो गया। अगर हम एक्स के निकाल रहे हैं तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं तो यहाँ से जो दूरी होगी वो एक्स से जो दूरी होगी, जो बॉडी की जितनी भी दूरी होगी वाई तो होगी। तो ये यही तो कह रहा है कि दूरी के वर्ग की गुणनफल के बराबर होता है। तो आपके दूरी का वर्ग कर दिया, जैसे कि वाई, और वाई का वर्ग कर दिया, इंटू कर दिया, तो वाई स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकालने, इसके वाई एक्सिस से वाई एक्सिस से जो पिंड की जो दूरी है वो एक्स है, तो इसके अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, किसके लिए, मास के लिए, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट पे जो हमारे पास कौन सा टॉपिक है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जान लेते हैं सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इसको हम अच्छी तरीके से समझने की प्रयास करते हैं और समझ भी लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कुछ यहाँ पर डेफिनेशन को दे रखा है। सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी एक्सिस के एक क्षेत्रफल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके क्षेत्रफल तथा अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे कि आई इक्वल टू क्या होता है, अगर हम एरिया लेंगे तो एरिया आ जाएगा, मास लेंगे तो एम आ जाएगा, ठीक है। और जितनी भी जो अक्ष के अबाउट हम जो जैसे कि जो अक्ष है इसके अबाउट हम जो भी बॉडी को घुमा रहे हैं तो उस अक्ष से जो बॉडी की दूरी होगी, अगर हमारे पास एक्स होगी तो एक्स लिख देंगे, वाई होगी तो वाई लिख देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें कह रहे हैं, अगर हम मास को लेते हैं तो बॉडी को मास को ले लेंगे, पूरे वेट को ले लेंगे, और उसके साथ हम उसके जो भी एक्सिस के अबाउट जो दूरी होगी ना, जो एक्सिस से दूरी होगी उसके वर्ग के इंटू कर देंगे, तो हमारे पास उसी से ही हम एरिया का निकाल सकते हैं, और चाहे हम कह सकते हैं उसका मास का भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एरिया ही का ये वाला जो आपके पास डेफिनेशन है सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एरिया के लिए है, वो आपका किसके लिए है, वो आपका एरिया के लिए ही है। तो जान लेते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई अक्ष के परितः मूवमेंट लेने पर, अगर आप वाई अक्ष के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो वाई अक्ष के अबाउट यहाँ पर लिख रहा है मूवमेंट ऑफ वाई, ठीक है। तो जो एरिया तो हमारे पास बॉडी का हो जाएगा, ये वाला बॉडी हमारे पास एरिया का हो जाएगा, और वाई अक्ष मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, एक्स। अगर आप इसके x को निकालने तो हमको इसको x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो नेक्स्ट पेज में आपको और इसको क्लियर कर देंगे। तो हमारे पास जो हो गया, अगर हम क्या करें पुनः y अक्ष के प्रति इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, वो सॉरी हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और y अक्ष के द्वारा हम पुनः निकाल रहे हैं, तो देखो किसी भी बॉडी का एरिया तो वही रहेगा, बट द्वारा उसकी जो हमारे पास डिस्टेंस होगी ना y अक्ष से, जैसे कि अभी यहाँ घूम रहा है फिर यहाँ पर भी तो घूमेगा ना वो बॉडी, तो वहाँ से हम इसके का एक्स का ऑल ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को हम सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एक्स मूवमेंट, मतलब कोई भी बॉडी है और वो एक्स दूरी पर रखी हुई है, तो उस पर मतलब कि हम अगर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, उसका पूरा बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालेंगे उसके लिए कुछ छोटी सी डेफिनेशन है और जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली जो एक्सिस है ना वो वाई एक्सिस दे रखी है, हमारे पास एक्सिस देखिए हमको क्लियर है, ये हमारे पास एक बॉडी है, उसका एरिया ए है, ठीक है। और जो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम दूरी लेंगे वो हमारे पास एक्स बार होगी, ठीक है। अगर हम इसको कुछ टुकड़ों में तोड़ दें इस बॉडी को, ठीक है, इस बॉडी को हम टुकड़ों में तोड़ दिया हमने, जैसे कि देखो A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है, A5 दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, और जितना से A1 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 होगी, और A2 है तो ये x2 होगी, और A3 है तो x3 होगी, ठीक है। ऐसे x4 x5 भी होगी। तो जान लेते हैं इसका हम टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट हम निकालना है, देखो एक एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे, उसी का हम जैसे कि जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर वाई आ जाएगा, अगर हम एक्स के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको माइंड सेट अपना सेटअप करना पड़ेगा। देखो वाई एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं तो एरिया तो पूरा ये है, और एक्स बार हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो दे दी हमने, जहाँ से इसके बॉडी के सेंटर से जो वाई एक्स तक की दूरी है वो एक्स बार से डिनोट कर दी हमने, ठीक है। अब जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पर एक्स बार दे रखा है, और यहाँ पर हम इसको हम बात करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वन, जैसे कि वाई वन की कह सकते हैं, यहाँ से हम A1 का
A1 जो स्ट्रिप है ना वहाँ से ले रहे हैं, जैसे कि हम बात करें Y2 तो हम कह सकते हैं कि A2 से ले रहे हैं, अगर YN तो फिर मतलब जितने भी सेक्शन काटे हैं वो सारे ले रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक हमने कोई फॉर्मूला बनाया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये मूवमेंट है ओनली फॉर, ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये खाली मूवमेंट है, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट ऑफ Y1, मूवमेंट ऑफ Y2, मूवमेंट ऑफ Y3, मूवमेंट ऑफ Y4 है, ठीक है, YN यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। जैसे कि इसका जो मूवमेंट ऑफ Y है वो AX बार है, जैसे कि यहाँ से हमने पता कर दिया क्योंकि पूरी बॉडी का। अगर हम बात करें यहाँ तक की तो A1, जैसे कि मूवमेंट ऑफ Y1 के लिए तो Y1 के लिए तो X1 जो A1 है वहीं तक की दूरी तो होगी A1 और X1। तो इस तरीके से हमने जो तीनों चारों बॉडी जो हमारे पास स्ट्रिप है वो सारे लिख दिया। लास्ट में हमने AN मतलब जितने भी हो स्ट्रिप, AN का मतलब जो है AN की जगह आप कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, और उस इनटू हमने क्या A कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट को हम आसानी से इसको X बार को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, X बार को। इसी तरीके से हम अगर Y बार को निकालना चाहेंगे तो Y बार को निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, Y बार को हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक तो ये हो जाएगा जी यहाँ पर ये, और यहाँ पर हो जाएगा A। ये किसके अबाउट निकालेंगे हम, X एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा A1 Y1, A2 Y2, Y2 A3 Y3, ठीक है, और प्लस में AN और YN अपॉन में हमारे पास तो ये Y अगर Y बार निकालेंगे तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अगर हमने इन दोनों का ये चीज़ निकाल दिया है, X बार भी निकाल दिया, Y बार भी निकाल दिया, तो इसके आगे हम क्या करेंगे वो चीज़ समझ लेते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में हमको क्या दे रखा है। देखो गाइस यहाँ पर क्या दे रखा है, सम सेक्शन ऑफ एरिया दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना पहला सेक्शन बताऊँ, रेक्टेंगल बनाया मैंने, उसका देखो ये कुछ रेक्टेंगल है, इसका जो ब्रेथ है वो हमारे पास B है, और जो हमारे पास जो मतलब कि चौड़ाई है वो तो ये रखी है, और जो हमारे पास हाइट दे रखी है वो D दे रखी है। तो एरिया हमारे पास क्या होता है रेक्टेंगल का V इंटू D, ठीक है। और अगर हम बात करें चौड़ाई इंटू ये D, ठीक है। अगर हम X बार की बात करें तो इसका X बार कितना होता है, V/2 होता है, और Y बार की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, D/2 होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगल है ये, हाँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, X बार को निकालना चाहेंगे तो X बार हमारे पास क्या होगा, X बार हमारे पास यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी ना वो आपके पास B/2 होगी। यहाँ से जितनी भी इसकी B है ना, जैसे कि ये V है, तो इसका जो X बार का निकालेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या होगी, B/2 होगी, ठीक है। अगर हम क्या निकालेंगे Y बार तो हमारे पास D/2 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास X बार और Y बार को हम आसानी से निकाल देंगे। सेकंड सेक्शन दे रखा है स्क्वायर। तो स्क्वायर तो आप जानते हो पूरा ही, जिसकी जितनी भी इसकी चौड़ाई होती है उतनी ही उसकी क्या होती है, मोटाई भी होती है, ठीक है। तो A इंटू A, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, A स्क्वायर। अगर हम इसका भी X बार निकालेंगे तो A/2, Y बार निकालेंगे तो A/2 आएगा। अगर तीसरा सेक्शन की बात कर लेते हैं, तीसरा सेक्शन हमारे पास दे रखा है सर्कल। तो सर्कल देखो हमारे पास कुछ यहाँ से हम इसके सेंटर से हमने एक X लिया और एक Y लिया, जो एक्सिस ली है, और हमारे पास देख लेते हैं यहाँ पर इसका एरिया क्या होता है, π/4 D स्क्वायर। इसका एरिया आपको ऑलरेडी पता है। अगर हम बात करें इसको X बार के लिए, जैसे कि यहाँ से सेंटर से अगर हम X बार तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या है, वहीं की तो वहीं तक है, तो 0 हो गई। और Y बार की निकालेंगे तो वो भी, जैसे कि देखो X बार 0 हो गया और Y बार 0 हो गया, सेंटर भी यही है और यहीं से हमको निकालनी है, तो 0 0 होगी, नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारे पास X बार Y बार की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। चौथा सेक्शन की बात करें हम, ट्रायंगल क्या होता है। जैसे कि ट्रायंगल हमारे पास ये हमने ये बना दिया, इसका जो बीज तो हमारे पास चौड़ाई है और ये हाइट हमारे पे H हाइट है। तो इसका जो एरिया है होता है वो 1/2 B इंटू H होता है। अगर हम इसका X बार निकालेंगे, जैसे कि यहाँ इसका सेंटर यहाँ मानते हैं, यहाँ से अगर इसका X बार निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, B/2। अगर हम इसकी हाइट का Y बार निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो निकल के आएगा वो हाइट का 3 भाग आधा आएगा, तो इसके H/3। इस तरीके से हमारे पास इसका XY Y बार होते हैं। इस सेक्शन के आप XY और Y बार को आपको लर्न कर लेना है। आपका ये जो काम आने वाला है वो आपको किस में काम आने वाला है, वो आपका काम आने वाला है न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या दे रखा है। तो गाइस नेक्स्ट पेज में हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है ये कुछ, यहाँ पे कुछ दे रखते हैं। वो हमारे पास ट्रायंगल था और ये हमारे पास मतलब कि ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के तरीके से लंबट्टे आधार कड़ वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर इसका हम इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया भी यही होता है 1/3
v इंटू एच, ठीक है। अगर एक्स बार की बात करें तो एक्स बार हमारे पास होता है v/3 और वाई बार की बात करें तो हमारे पास होता है h/3, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। ये हमारे पास सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का अगर हम एरिया की बात करें क्या होता है π/8 इंटू डी स्क्वायर। अगर इसकी हम एक्स बार की बात करें तो देखो यहाँ पर इसका सेंटर है, एक्स बार निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो तो क्या होगी आपके पास 0 होगी, बट जो बाई बार होगा वो क्या होगा 4r/3 पाई, या फिर इसको कह सकते हैं हम 2d/3 पाई। 2d का मतलब क्या समझते हैं आप? 2d का मतलब आप समझ लेंगे जैसे हैं r बराबर क्या होता है d/2 तो होता है। अगर आप यहाँ पर इसको पुटअप कर देंगे r की जगह तो 2 से 2 चलाएगा 2r, तो 2d तो बचेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है। देखो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट इसको आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी मूवमेंट अक्ष के परितः, मतलब किसी आगूढ़ अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या उस अक्ष से मापी गई वह दूरी है जिसके वर्ग को यदि द्रव्यमान m से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल उस अक्ष के परितः पिंड के आगूढ़ के बराबर होगा। मतलब कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी मूवमेंट अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या, मतलब कोई भी आपके पास बॉडी है, जैसे कि बॉडी है, ठीक है। यहाँ से जो आपके पास परिभ्रमण त्रिज्या होती है तो इस तरीके से होती है अक्ष से, ठीक है। यहाँ से आपके कुछ परिभ्रमण त्रिज्या हमने मान लिया क्या है हमारे पास k है, ठीक है। k है तो k का अगर हम क्या करते हैं k का वर्ग करते हैं और उसके जो एरिया है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर द्रव्यमान लिया है और इसके हम एरिया भी ले सकते हैं। जैसे कि एरिया से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल उस अक्ष के परितः पिंड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास परिभ्रमण त्रिज्या होती है I बराबर a k का स्क्वायर, और k का स्क्वायर निकालेंगे तो I/a हो जाएगा हमारे पास। जो परिभ्रमण त्रिज्या आपको मैंने बता दिया, एक बार और इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है किसी गुणन अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या उस अक्ष से मापी गई वह दूरी होती है। कोई गुणन अक्ष के परितः और किसी गुणन अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या उस अक्ष से मापी गई, उस अक्ष से कि जे हमारे पास कोई अक्ष है, यहाँ पर कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है, तो वहाँ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको परिभ्रमण त्रिज्या हम कहेंगे। उस अक्ष से मापी गई वह दूरी है जिसका हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई जो दूरी मान ली हमने r है, उसका हमने वर्ग का स्क्वायर कर दिया। अब उस स्क्वायर का अगर हम मास में या फिर एरिया से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल उस अक्ष के परितः पिंड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। लेकिन जो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो अक्ष से या मतलब कि जो बॉडी और अक्ष की दूरी होगी ना वो रेडियस फॉर्म में आ रही हो, ऐसे नहीं आ रही हो जैसे कि ऐसे आ रही हो, ऐसे नहीं। जैसे कि कोई बॉडी है और यहाँ से इस तरीके से आपके पास क्या आ रही है रेडियस फॉर्म में, मतलब यहाँ से रेडियस फॉर्म में आ रही हो, तो उसको हम r से अगर मान लिया उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके अगर हमने उसका क्या कर दिया, अगर हमने मास या एरिया से इंटू कर दिया तो हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन हो गई। इसको हम k से डिनोट करते हैं, ठीक है। k जैसे कि I इक्वल टू होता है a k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इक्वल टू होगा I/a और k इक्वल टू होगा I/a अंडर रूट में। तो इस तरीके से आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन को समझा जा सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।